आज हम शुरू करेंगे वैद्युत सेलों का संयोजन। वैद्युत सेलों को विभिन्न इक्विपमेंट्स में आवश्यकता होती है ऊर्जा के लिए, हम वहाँ सेलों का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ जो संयोजन है वो कितने प्रकार से हो सकता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। इस स्थिति में हम तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम। माना हमने सेल श्रेणी क्रम में रखे हैं 1, 2 और डैश 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 करके हमने कर रखा है n। माना हमने इसको पहला सेल, ये दूसरा और ये कितना हो गया, n सेल हो गया। तो ये हमने श्रेणी क्रम में लगा रखे हैं। माना एक का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है, दूसरे का भी समान सेल, जब सेल लगेंगे तो एक जैसे होंगे, उनके विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध एक बराबर होगा। अब इस स्थिति में हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि जो इसका विद्युत वाहक बल कुल कितना होगा। तो देखिए ये 1, 2 और डैश 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 कितना है, n है। तो जो विद्युत वाहक बल होगा हमारे पास, विद्युत वाहक बल वो होगा हमारा n × E, क्योंकि वो सब जुड़ेंगे। अब बारी आती है कि हमारा जो प्रतिरोध कितना होगा। तो उससे पहले हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। माना आंतरिक प्रतिरोध जो हमारा है, आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। देखिए ये भी R है, ये भी R है, ये सब श्रेणी क्रम में है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, NR। अब जो कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब कुल प्रतिरोध कितना आएगा, NR। और क्योंकि ये किस में, ये भी श्रेणी क्रम में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इससे निकालेंगे कि जो ये पूरे परिपथ में बाहर जो विद्युत धारा बह रही है वो कितनी आएगी। हमें पता है कि E बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटा जो उसका कुल प्रतिरोध होता है। तो जो I आएगा ऐसी परिस्थिति में, तो कुल हमारे पास विद्युत वाहक बल कितना है, NE है, और कुल प्रतिरोध है NR + R। ये हमारे पास आ जाएगा जो विद्युत धारा उस परिपथ में इन सेलों के द्वारा बहेगी। अब इसमें भी दो कंडीशंस होंगी। यदि NR जो आंतरिक प्रतिरोध कम है R से, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो I होगा वो कितना हो जाएगा, NE/R। इसको हम ये समझ सकते हैं कि N और इंटू एक सेल से जो हमें धारा मिल रही थी वो। तो इसका मतलब है यदि आंतरिक प्रतिरोध सेलों का कम हो तो हमें उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने में फायदा होता है, क्योंकि हमें n सेलों की जो विद्युत धारा है वो हमें प्राप्त हो जाती है। यदि दूसरी कंडीशन है, यदि NR क्या है हमारे लिए, ज्यादा है बाह्य प्रतिरोध से, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये उस सर्किट का बाह्य प्रतिरोध है, यदि ये ज्यादा है तो ये क्या किया जाएगा, नेग्लेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो I हमारे पास आएगा NE/NR, ये घटा तो हमारे पास क्या आएगा, सेल तो हमने इतने लगा रखे हैं, लेकिन जो विद्युत धारा आएगी वो सिर्फ एक सेल की आएगी। तो हमें यदि आंतरिक प्रतिरोध कम है तो हमें उन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। जैसे हमने रेडियो में देखा, रेडियो में जब सेल सही होते हैं तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ज़्यादा बेहतर उसका वो आता है, वो हमें उससे धारा, विद्युत धारा मिलती है। लेकिन जब वो क्या हो जाते हैं, कुछ सेल खराब हो जाते हैं, कोई एक सेल हम यदि उसमें श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो हमें जो विद्युत धारा मिलती है वो कितनी मिलती है, करीबन एक सेल की मिलती है। तो फायदा हमें कब है, जब हम किस क्रम में लगाएं, श्रेणी क्रम में इसको लगाएं। अब हम शुरू करेंगे दूसरा क्रम जो जोड़ने का सेलों का है, वह है समांतर क्रम। मतलब यदि धन वाले एक साथ जोड़ दिए जाएं और ऋण वाले एक साथ जोड़ दिए जाएं तो ये जो क्रम होगा ये समांतर क्रम है। माना इसमें जो हमारे सेल है प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक जो प्रतिरोध है वो R है। तो अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल ही हम निकालेंगे, जो EMF ही हम कह सकते हैं, EMF निकालेंगे, जो कुल EMF है। अब क्योंकि वो दो बिंदु समान है, सब एक ही इसके बीच में है, तो जो EMF आएगा वो हमारा कितना आएगा, E आएगा। अब आई प्रतिरोध की बात, जो हमारे पास प्रतिरोध है तो प्रतिरोध कितना आएगा। माना आंतरिक प्रतिरोध जो है वो हमारा R' है, तो हम क्या करेंगे, 1/R' बराबर, देखिए ये भी क्या है, समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, और कितने तक जा रहा है, ये
n तक, माना सेल कितने हैं, n है, तो 1/r डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, n/r, क्योंकि सब हर समान है और ये n हो जाएगा, तो r डैश बराबर आ जाएगा r/n। ये हो गया हमारा कुल आंतरिक प्रतिरोध। जो कुल प्रतिरोध होगा, कुल हमारे पास जो प्रतिरोध आएगा वो हो जाएगा आपका r/n प्लस r आ जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है कि उसमें से विद्युत धारा कितनी हमारी प्रवाहित होती है। जैसे हमें पता है कि जो विद्युत धारा है कुल ईएमएफ बटा कुल प्रतिरोध होती है, तो ईएमएफ हमारे पास ई है और कुल प्रतिरोध हमारे पास r/n प्लस r है। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो n यहाँ जाएगा और ये n जो बटे में आएगा कॉमन, ये ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा n e, ये हो जाएगा r प्लस nr। तो ये विद्युत धारा हमें इस संयोजन से प्राप्त होती है। इसमें भी हमारे पास दो स्थितियां आएंगी। यदि R मतलब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है बाह्य प्रतिरोध से जो हमारे पास है, यदि वो कम है तो हमें इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, हमें उपेक्षणीय है, R हमारा हो जाएगा। तो I बराबर हमारा क्या आता है, NE/NR। तो N से कट गया तो हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है, E/R, मतलब सिर्फ एक सेल का आ रहा है। तो मतलब यहाँ हमें लाभ नहीं है। यदि आंतरिक प्रतिरोध कम है तो हम उसे समांतर क्रम में नहीं रखेंगे क्योंकि लाभ नहीं है। दूसरा, यदि R अधिक हो जाता है तो जो I हमारे पास है वो किस प्रक्रिया से आएगा, I हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये हट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा NE/R, मतलब एक सेल में जो धारा आएगी, एक सेल n गुणा गया एक सेल की धारा बोल सकते हैं, जो भी आप कहें धारा, वो आएगी n गुणा गया एक सेल की धारा। तो मतलब हमें फायदा कब हो रहा है, जब आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तो हमें फायदा समांतर क्रम में लगा के ही सेलों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत धारा हमें प्राप्त होगी। वैद्युत सेलों का संयोजन में अब हम शुरू करेंगे मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में क्या है कि देखिए इसमें श्रेणी क्रम में भी है और समांतर क्रम में भी है, दोनों क्रम एक साथ हैं। माना यहाँ पे n सेल हमने श्रेणी क्रम में लगाए हैं और उनकी m पंक्तियाँ हैं। तो अब यहाँ हमें ज्ञात करना है कि विद्युत धारा कितनी हमें प्राप्त होती है, वो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले वही है जो ईएमएफ है या विद्युत वाहक बल, जो हम यहाँ पे निकालेंगे विद्युत वाहक और बल जो हम ज्ञात करेंगे कुल। देखिए 1E 2E और ये कितने हैं, NE। तो यहाँ का जो EMF NE है तो ये क्योंकि दो समान बिंदुओं के मध्य है तो सबका भी क्या होगा, पूरे उसकी जो हमारे पास आएगी वो आएगी NE। अब आता है आंतरिक प्रतिरोध की बात आती है। माना इसका आंतरिक प्रतिरोध हम कितना लेते हैं, R डैश, तो हमने लिया 1/R डैश, मतलब यहाँ ऐसे मिलेंगे। तो एक का पहले जो हमें पता होना चाहिए तब जाके हम उसे समांतर क्रम में ले सकते हैं। तो 1R ये है, 2 3, तो मतलब एक का जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है एक N लाइन वाले का वो है NR, दूसरे का NR और ऐसे ही यहाँ पे NR है। तो प्रत्येक का हम कैसे लेंगे, NR प्लस NR डैश 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 1/NR, और ये कितना M टाइम आप ये समझ सकते हैं कि M बार। अब क्या करेंगे, हमारा जो हर है वो समान है तो ये कितनी बार है M, तो इसे हम कर सकते हैं M 1/R डैश, इतना आया R डैश हमारा आ गया NR/M, ये आपका उसका आंतरिक प्रतिरोध है। अब जो कुल प्रतिरोध आप बात करेंगे, जो कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, एक तो ये जुड़ेगा R डैश, दूसरा ये जो हमारे पास R है तो ये हो जाएगा NR/M और यहाँ पे आ जाएगा R। अब यही बात यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, विद्युत धारा निकालेंगे। और हमें पहले ही पता है कि विद्युत धारा क्या है, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल जो प्रतिरोध हमारे पास है उसका जो योग आएगा आंतरिक और बाह्य। तो हमारे पास यहाँ है कुल विद्युत वाहक बल और NR/M प्लस R। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ ले जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा MNE/NR प्लस MR। ये हमारे पास विद्युत धारा के लिए मिश्रित क्रम का
फॉर्मूला है। अब यदि हम अधिकतम की बात करेंगे तो अधिकतम कब आएगा हमारे लिए, हम अधिकतम की बात करेंगे तो अधिकतम के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, न्यूनतम। तो इस चीज़ को यदि हम तरीके से देखें, NR और MR ये न्यूनतम होना चाहिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, यदि हम प्रक्रियागत देखें तो इसका वर्ग और इसको भी इसका वर्गमूल का वर्ग यदि हम करते हैं तो ये वही चीज़ आ जाती है जो हमारे पास है। इसको हम थोड़ा सा और तरीके से लिखेंगे, NR का वर्ग प्लस यहाँ पे MR था, MR का वर्ग। अब इसके साथ हम क्या करें, 2 NR MR फिर प्लस 2 NR और यहाँ पे MR। इसको यदि हम ले लें तो ये हमारे पास आता है NR माइनस MR का वर्ग माइनस 2 MNR। इसका मतलब यदि ये न्यूनतम चाहिए तो हमारे लिए ये जरूरी न्यूनतम होना आवश्यक है। तो इसको हम न्यूनतम लेंगे तो ये कितना न्यूनतम हो सकता है, 0। तो हम यदि इसको लें तो ये न्यूनतम के लिए NR माइनस MR का वर्ग क्या होना चाहिए, 0। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग गायब हो जाएगा, हमारे पास ये आएगा NR बराबर MR। अब इसका भी हम यदि वर्ग करें तो ये आ जाएगा NR और हमारे पास आ जाएगा MR। तो R यदि हम यहीं रहने दें तो ये हो जाएगा NR/M। अब देखिए ये और समीकरण एक जैसे दिख रहे हैं और ये एक जैसे ही हैं, तो अतः अधिकतम I धारा के लिए क्या होगा, R बराबर R डैश। मतलब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध जब समान होंगे, बराबर होंगे, तब हमें अधिकतम धारा प्राप्त होगी। और वह अधिकतम धारा कितनी होगी वो भी देख लीजिए कि हमारे पास I M N E, और क्योंकि हमने क्या कहा दोनों बराबर होंगे तो हम इसे MR, इसको भी यदि MR ले लें तो क्या हो जाएगा, MR। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं MNE, यहाँ 2 MR, M से M कटा, यह आएगा N/2E/R। तो जो I हमारे पास I मैक्सिमम है वो N/2E/R, एक सेल का मैक्सिमम। तो ये हमारे पास निश्चित क्रम में अधिकतम धारा ये होगी, और कब होगी, जब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध बराबर होंगे।